हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है और मैं आपके साथ एक लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है शेयर करूंगा। तो चलते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस का अपने लिविंग सिस्टम्स जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स होगा, इंटरेक्शन देखते हैं। और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं एक केमिकल प्रोसेस पे होता है। मतलब सब्सटेंस आया हमारे बॉडी के अंदर इंटर हुआ है और इसमें क्या होगा, केमिकल प्रोसेस इंटरेक्ट करेगा और मुख्तलिफ रिएक्शंस होंगे जिसमें थेरापेटिक इफेक्ट्स होंगे बॉडी के अंदर। और इस तरह हमें एक ऐसी रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमारी बॉडी में इफेक्ट करेगा। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये इनहिबिट भी कर सकता है और एक्टिवेट भी कर सकती है। जैसे हमारे पास एनसेट होता है इब्रूफिन। इब्रूफिन जो कि एक CO X2 साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। और इसी तरह कॉक्स या CO X2 को कुछ चीजें या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है जो कि CO X को एक्टिवेट करता है। तो इस स्लाइड में डेफिनेशंस कुछ फार्माकोलॉजी बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एक काइनेटिक्स मतलब ड्रग्स का फोर्सेस है जो कि इसको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमिनेशन में हेल्प करती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम केमिकल सब्सटेंसेस या ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन हमारे अपने बॉडी में कैसे होती है। तो ये रिसेप्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ड्रग है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और इसका एलिमिनेटिंग जो फिनोमेना है या एलिमिनेशन कैसे होती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बेस पे हम एक पेशेंट के लिए ड्रग को चॉइस कर सकते हैं, मतलब कौन सी ड्रग्स इस पेशेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट है। तो सेकंड डेफिनेशन जो कि मोस्टली फार्माकोलॉजी में यूज होती है वो कि फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल जो होते हैं उनका हम अपने ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो फार्माकोडायनामिक्स की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ड्रग्स की और इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स को हम देखते हैं कि कौन से ड्रग्स हैं और कौन सी डिजीज के लिए अप्रोप्रिएट है। और कुछ ड्रग्स होती है जो कि उनके जो इफेक्ट्स होते हैं अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब वो टॉक्सिक होते हैं और इसकी स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, हम केमिकल पेशेंट के अंदर जब एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है उस पे टारगेट टिश्यूज को मतलब कैसे इफेक्ट करता है, जस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट या अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। जबकि फार्माकोडायनामिक्स में हम ये देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंस है उसका हमारी बॉडी पे कौन सा थेरापेटिक इफेक्ट हुआ है। स्लाइड में हम ड्रग्स की नेचर्स को देखते हैं, मतलब ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं और उनका इफेक्ट कैसे होते हैं। ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो सकता है, कैफीन हो सकते हैं, कुछ और ड्रग्स सिंथेटिक जैसे एनसेड्स हो गया है। और एक मोस्ट कॉमनली जो कि यूज होती है पैरासीटामोल या सिटामिनोफेन। तो जब ये हमारे हम जब एडमिनिस्टर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस लाती है। कुछ ड्रग्स इनहिबिटिंग इफेक्ट के इफेक्ट करती हैं और कुछ एक एक्टिवेट करती हैं रिसेप्टर्स बाइंड करके। फॉर एग्जांपल कोई एक टारगेट है जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 हो गया, ये टारगेट है और इस टारगेट पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे और एक लेगिंड बन के ड्रग है कि इस रिसेप्टर पे बाइंड होगी। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर होते हैं जैसे इब्रोफेन है, एक एंटागोनिस्ट है साइक्लोऑक्सीजिनेज का। और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 के एगोनिस्ट होते हैं ताकि उसके इफेक्ट को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो CO X2 के लिए होते हैं जैसा कि इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है और इसके इफेक्ट को इंक्रीज करता है मोस्टली। और
इस स्लाइड में पढ़ते हैं कि ड्रग्स मॉलिक्यूल जो होती हैं उसकी फिजिकल नेचर कैसी होनी चाहिए, क्योंकि एक ड्रग ले रहे हैं तो उसकी फिजिकल नेचर को एक स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मसलन उसका साइज कैसा होना चाहिए, उसकी शेप और उसकी कंपोजिशंस एटॉमिक कैसी होनी चाहिए, उसका इलेक्ट्रिकल चार्जेस और पीएच डिफरेंस कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर थेरापेटिक इफेक्ट को गेट करने के लिए। तो साइज इसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ही इतना स्मॉलर होना चाहिए कि रिसेप्टर पे बाइंड भी ना हो सके, ना इतना बिगर होना चाहिए कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो। तो इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। और इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए कि रिसेप्टर पे बाइंड हो सके, मतलब इट शुड बी कम्प्लीमेंट्री फॉर द रिसेप्टर। उसके बाद एटॉमिक कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स ड्रग्स होती हैं जो कि हमें एक थेरापेटिक इफेक्ट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पाइरिन, एट्रोपाइन वगैरह सॉलिड होती हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे हम सॉलिड फॉर्म में लें ताकि इसका जो इफेक्ट हो ना, थेरापेटिक इफेक्ट हासिल किया जा सके। और लिक्विड्स भी होती हैं, कुछ गैसेस भी होती हैं। और इस पे ड्रग रिएक्टिविटी या ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग आई हमारी बॉडी के अंदर, तो इस पे क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग बनाएगी। तो इसकी बाइंडिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग्स एंड हाइड्रोस्टेटिक सॉरी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स बॉन्डिंग बाइंडिंग्स होती हैं। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और ये बॉन्ड तब इस केमिकल कंपोजिशन और रिएक्टिविटी ऐसी ड्रग्स के लिए होती है जिसका एक्टिविटी मतलब जिसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो। लॉन्ग इफेक्टिंग ड्रग्स के लिए कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पेरिन हो गया, डीएनए अल्कलाइटिंग एजेंट। जिसके एस्पेरिन है ना, एस्पेरिन क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स को इनहिबिट करने के लिए यूज होते हैं ताकि एक क्लॉट ना बने। तो एक लॉन्ग इफेक्ट होता है इसका। और डीएनए अल्कलाइटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ट्यूमर्स पे बाइंड होते हैं ताकि कीमो कैंसर की कीमोथेरापी के लिए यूज हो सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग इसकी एक रेंज होती है, आयोनिक से लेकर हाइड्रोजन बाइंडिंग एंड वाल्स फोर्सेस के लिए होता है। आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रांगर होता है और वीकर बॉन्ड्स की एग्जांपल जैसे एच बॉन्डिंग और वैंडर वाल्स फोर्सेस होती है। आयोनिक बॉन्ड्स स्ट्रांगर होता है। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स वगैरह ना कोवलेंट बॉन्ड से वीकर होते हैं। और ज्यादातर ये ऐसे बॉन्ड्स के लिए जिसके शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनको एक शॉट के लिए और बाद में इनके इफेक्ट को हासिल करके ये दोबारा ये बॉन्ड टूट जाए। उसके बाद हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं, मतलब हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स में यूज होते हैं। और ये बहुत सी वीकर फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग है। और जो पहले पीछे हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ बॉन्डिंग्स होती हैं, मतलब कोवलेंट हो गया, हाइड्रोस्टेटिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो इनका यूज और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इस पे क्या है कि जो ड्रग्स हाईली सेलेक्टिव यूज की जाती हैं उसका बॉन्डिंग जो कि बहुत वीक प्रेफर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वेंडर वाल्स फोर्सेस या हाइड्रोजन बाइंडिंग को ज्यादा हम प्रेफर करते हैं ताकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिसेप्टर से बाइंड हो और उसके बाद वो अपना जुदा हो जाए अपने रिसेप्टर से। उसके बाद जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, मतलब उनको एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, उसके लिए भी हम लेस रिएक्टिव या वीकर बॉन्ड यूज करते हैं। तो इसकी शेप कौन सी होनी चाहिए, शेप मतलब कम्प्लीमेंट्री टू द रिसेप्टर, जैसे की इज कम्प्लीमेंट्री टू लॉग। तो ड्रग की ऐसी शेप हो के वो अपने रिसेप्टर के लिए बाइंड हो जाए और उसका जो हासिल है या थेरापेटिक इफेक्ट या एक कम्प्लेक्स को हम हासिल कर सके। उसके बाद कुछ ड्रग्स होती है उनके मुख्तलिफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं स्टेरोआइसोमेरिज्म, मतलब एक ड्रग है उसका केमिकल फार्मूला चीजें सब सेम है लेकिन उसकी जो फॉर्म है ना, टू टाइप्स या दो, एक स्पेस में इसकी दो शेप्स पाई जाए, उसको इस फिनोमेनन को कहते हैं स्टेरोआइसोमेरिज्म। या और इसकी स्टेरोआइसोमेरिज्म
टाइप्स हैं, जैसे इनएंशियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं, और उसके बाद जैसे सुमेस्टर होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। इनएंशियोमर ज्यादातर पे ड्रग्स के लिए यूज होते हैं, ताकि वो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स पर बाइंड हो सकते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर, इस तरह के। और इनएंशियोमर्स, जैसे मैंने बोला कि ये क्या होता है, मिरर इमेजेस, एक मालिक्यूल होता है, उसके दो मिरर इमेजेस होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, कार्वेडिलोल। इसके इनएंशियोमर्स की बेस पे हम देख सकते हैं कि कौन सी ड्रग या कौन सा उसका एसोमर कौन से रिसेप्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका एफिनिटी होगी, ताकि वो ड्रग को बाइंड करे और एक इफेक्ट हासिल हो सके। इसकी बिना पर हम स्टीरोआइसोमर्स वगैरह बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बाडिलोल है। कार्बाडिलोल क्या करेगा, ये कि उसका बीटा ब्लॉकर है ना, कार्बाडिलोल मोस्टली कार्डियो सिलेक्टिव। तो ये क्या करता है, इसके दो इनएंशियोमर्स हैं, आर प्लस एंड एस नेगेटिव। आर पॉजिटिव क्या करेगा, इसका मतलब जो इफेक्ट है बहुत कम है, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका कंसेप्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वो होता है, जैसे एक ड्रग है ना, उसका मतलब जितना जल्दी डिसोसिएट होगा तो उसकी एफिनिटी इतना कम होगी, इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बीटा ब्लॉकर के लिए बहुत ज्यादा है, तो एफिनिटी इसके लिए घाट बहुत ही कम होगी। तो आर प्लस इनोसिमेर की क्या होगी, एफिनिटी बहुत कम है। और जब डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है इसके लिए, बीटा ब्लॉकर मतलब S1 एसोमेर के लिए, तो इसके क्या होगा, इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसलिए जो एस एनेंशियोमर है ना, इसका जो बाइंडिंग जो एफिनिटी होगी ना, मोर होगी देन द आर पॉजिटिव एनेंशियोमर। तो I just finished this lecture. Now I will be there for next lecture. Thank you very much.